गुड मॉर्निंग यश। गुड मॉर्निंग यशिका। बस दो ही जने आए हो क्या आज क्लास में? अभी फिजिक्स चल रही है यश इस बैच में। ठीक है। धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे बच्चे। ठीक है। फिजिक्स चल रही है। फिजिक्स में हमने कल स्टार्ट किया था। रेस्ट के बारे में पढ़ा था। मोशन के बारे में पढ़ा था। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है और आपकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। हमने ये सब चीजें आपकी देखी थी कल। ठीक है। और थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था कि फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये सब चीजें कल हमने थोड़ी बहुत क्लास के अंदर देखी थी। ठीक है। और ये आपको पीपीटी वगैरह मिल जाएगी। अच्छा ओके, कल वाला रिकॉर्डेड लेक्चर ले रही है, यस वेरी गुड। ठीक है। तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आज से। ठीक है। ओके। तो आज से जो हम प्रोसीड करेंगे वो हम न्यूटन्स के लॉ से प्रोसीड करेंगे। ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, कल आपको बता देता हूँ। रेस्ट मोशंस, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अच्छा कल भूल गए थे क्लास। अरे ऐसे मत करो, भूलो मत। ठीक है। और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं बात करूंगा, ज्वाइन अगर हो सकते हैं तो। ठीक है। भूलो नहीं। अच्छा यश। ओके ओके, 3 to 5 वाले हैं यश। ओके ओके यशिका। ओके। चलो कोई नहीं। आज से हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन होते हैं, थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है। नींद आ रही है? अभी अभी नींद नहीं आएगी, देखो। नींद आ रही तो क्लास क्यों अटेंड करी है? और एग्जाम कैसा गया? डेडिकेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, डेडिकेशन अभी देते हैं, रुक जाओ। ठीक है। ओके, नींद सो मत, जागो। ठीक है, अगर सोओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। इससे क्लास को प्रॉपर अटेंड करो यशिका। ठीक है। सोने की जरूरत नहीं है। मुंह हाथ धो लो। मुंह धो लो आराम से, नींद नहीं आएगी। ठीक है। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो न्यूटन के, जैसे आपको पता है, न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। ठीक है। न्यूटन के कितने लॉ होते हैं? आपके 3 लॉज होते हैं न्यूटन के। ठीक है। न्यूटन का जो पहला लॉ होता है वो ये कहता है कि जैसे जैसे लिखा हुआ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। नोट कर लीजिएगा कॉपी में आप लोग, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं? इसको जड़त्व का नियम बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का कौन सा लॉ है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ है आपका। ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है आपके आपके लॉ ऑफ इनर्शिया। आपका होता है लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है? ये कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तो रेस्ट पे रहता है। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहता है तो मोशन में रहता है, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती। ठीक है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। देखो लिखा है ना, बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट्स और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इट्स अ कॉल्ड ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लिया, जैसे आप लोग बस में बैठते हो। ठीक है। आप बस में बैठते हो तो जैसे ही एकदम बस चलती है, बस एकदम से चलती है तो बस आप पहले स्टेट में हो। बस एकदम से चलती है तो धक्का क्या लगता है? धक्का आपको पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, बस एकदम से चलती है और जैसे ही बस क्या होती है, एकदम से ब्रेक मारती है तो आपको धक्का लगता है आगे की तरफ। ठीक है। तो यही है कि हमारा न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन। अब देखो क्वेश्चंस क्या आते हैं, या तो आपसे पूछा जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और यह डेफिनेशन आपको दी जाती है और सिर्फ पूछा जाता है ये इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ है, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूटन का ये लॉ इस पे यूज होता है। ठीक है। और आपको एप्लीकेशन दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि अगर इफ अ पर्सन, इफ अ पैसेंजर सिट ऑन अ बस, इफ अ बस स्टार्ट रनिंग, दे फॉल अ फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और व्हेन स्टॉप, स्टॉप होती तो हमें धक्का आगे की तरफ लगता है,
तो इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ यूज होता है, तो आप बताओगे इसमें न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ यूज होता है। तो ये समझ में आया? हैव यू अंडरस्टैंड ऑल क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? न्यूटन का फर्स्ट लॉ अंडरस्टैंड है यशिका और यश? दोनों एक ही नाम के लोग हो, यशिका और यश। एक का नाम यश है, एक का नाम यशिका है ना? ओके, नींद गायब हुई? अभी भी आ रही है? यस यस अंडरस्टूड। अरे अरे जागते हो एकदम से, जागिए बिल्कुल, ऐसा लग रहा है सोते सोते। हाँ चलो कोई नहीं, ओके कोई नहीं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये होता है। ओके चलो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अब इसके और एग्जांपल्स बताता हूँ। देखो, एक तो बॉल आपके बस वाला एग्जांपल होता है, एक दूसरा एग्जांपल ये होता है जो आपका कारपेट होता है। ठीक है, आपने जैसे कारपेट होता है, अगर कारपेट पे आपकी क्या होती है, डस्ट डिपॉजिट हो जाती है। जैसे कारपेट होता है, कारपेट की आपकी डस्ट क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है, या धूल मिट्टी उस पर जम जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, पार्टिकल्स हैं, दीज आर द पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल्स क्या है, वो आपके जो कारपेट है उससे अटैच है। जब तक वो अटैच है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में। ठीक है, जब तक आपने उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाई, जब तक आपने उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये होता है कि यू हैव टू नॉट बीटन दैट कारपेट विद द हेल्प ऑफ सम स्टिक्स एंड ऑल। आप जब तक स्टिक से या पायदान को आप किसी बॉल पे नहीं मारते हो, तो उसके डस्ट पार्टिकल वहीं तक जमे रहेंगे। और जब आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, वो उससे डस्ट पार्टिकल सारे निकल जाएंगे। तो वो निकल जाएंगे, इसमें भी क्या हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, आपके यूज होता है। तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ की हमने दो एप्लीकेशंस देखी। पहली एप्लीकेशन देखी, जब बस चलती है तो बस चलते समय हमें धक्का पीछे की तरफ लगता है, और बस जब रुकती है तो बस धक्का हमें आगे की तरफ लगता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा यूज होता है। और ये कारपेट वाला एग्जाम्पल भी। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। देखो, आपको जो गिलास होता है, गिलास होता है, गिलास सिंपल गिलास लो, और गिलास के ऊपर क्या रखो, कार्डबोर्ड। आप कार्डबोर्ड रखो, और कार्डबोर्ड पे क्या रखो, कॉइन रखो। यू हैव टू पुट ₹1 कॉइन ओवर द कार्डबोर्ड विच आर ओवर द ग्लास। ठीक है, ग्लास के ऊपर है, और आप साइड से, हल्का सा साइड से क्या करो, उसको इस तरीके से, कैरम खेलते हो ना, यू आर प्लेइंग लाइक ए कैरम, कैरम से इस तरीके से, लाइक इस तरीके से मारो, साइड से इस तरीके से मारोगे, तो क्या होगा, कॉइन जो होगा ना, वो जाके ग्लास के अंदर गिरेगा। जब तक वो कॉइन रेस्ट में था ना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो वो कॉइन क्या हो गया, मोशन में आ गया। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ बोला जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द फर्स्ट लॉ? Basically, the applications are given to you and asked from you what kind of Newton law is applied on it. मैं मारूंगी तो कार्डबोर्ड के साथ भर जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, आज मार के देखना एक बार कि ये शिका ऐसा ही होता है क्या। ट्राई आज, टुडे इज ट्राई, यू हैव टू ट्राई इट। ठीक है, चलो गिलास ही ना फोड़ देना तुम कहीं। ठीक है, ध्यान रखना, वीडियो बनाना और कल हमें दिखाना। हाँ चलो ठीक है, ओके। चलो, न्यूटन का इसमें फर्स्ट लॉ यूज होता है हमारा। ठीक है, ये देखो कल स्क्रीन शेयर करके दिखाएगी। अच्छा ठीक है, चलो कल देखते हैं। यशिका न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करने वाली है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो हम देखने में बड़े इंटरेस्टेड है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया आपको, बस हमारे यही समझाना था मुझे। आपको समझ में आ गया तो बेस्ट है। अब हमारा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हमारा एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। वही बात है, देखो बस रेस्ट में है तो हम लोग रेस्ट में बैठे, बस चली तो हमें धक्का पीछे की तरफ लगा, और बस रुकी, बस ब्रेक मारा तो हमें धक्का आगे की तरफ लगा। यही चीज लिखी हुई है। और डस्ट पार्टिकल वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और जो मैंने आपको बताया सिंपल सी भाषा में, यही इंग्लिश की भाषा में लिखा हुआ है, और आपको मैंने सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया। ये लेमन लैंग्वेज है, और इसमें न्यूटन का लॉ इस तरीके से यूज होता है आपके। ठीक है, और अगला ट्रेन वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बस वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलो अब हमारा अगला टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम।
हमारा अगला टॉपिक क्या है हमारा, मोमेंटम कहते हैं। कुछ नहीं होता मोमेंटम, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले कॉपी आप लोग लेके रखना, हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। मोमेंटम मैं क्यों बता रहा हूँ, व्हाई आई एम टीचिंग यू द मोमेंटम, आई एम टीचिंग यू द मोमेंटम बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस मोमेंटम वी कैन डेराइव द यूनिट और फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बिकॉज जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है ना, यश और यशिका, उससे हमारा क्या होता है, हमारी जो फोर्स की डेफिनेशन होती है, जो बेसिकली फोर्स ना, कल मैंने बताया था फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो यूनिट क्या होती है, डिराइव्ड होती है। वो यूनिट क्या होती है, डिराइव्ड होती है। इसलिए बेसिकली हमें ये मोमेंटम के बारे में समझना पड़ेगा। अब देखो छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, आपसे न्यूमेरिकल आ सकता है, या आपसे फॉर्मल में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोमेंटम इज करेक्ट। मोमेंटम के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है क्या नहीं है, ठीक है। और बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा मोमेंटम के बारे में। देखो मोमेंटम क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, मोमेंटम को हमेशा हम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पी से लिखते हैं। स्मॉल लेटर हमारे पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लेटर पी। जो स्मॉल लेटर पी होता है उससे हम क्या होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये किसका प्रोडक्ट होता है, ये होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ये मैंने देखो कमेंट में लिख दिया, ये क्या है, एक मास और वेलोसिटी के, एम क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। ये दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मतलब गुणनफल होता है। मतलब दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मोमेंटम मिलता है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, और जल्दी से मुझे बताओ यशिका कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम किस पे डिपेंड है, v पे डिपेंड है। जल्दी से बताओ मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है। यश, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, यस यश ने बिल्कुल सही बताया, यशिका भी लिख ही रही होगी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि p किस पे डिपेंड है, p डिपेंड है v पे। और v कैसी क्वांटिटी है, v हमारी, कल मैंने बताया था, कल v वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड होती है तो वो क्वांटिटी वैसी बन जाती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर दो दोस्त एक साथ रहते हैं, संगत संगत जैसी होती है उसके साथ वैसे वो बन जाता है। वही चीज है ये साइंस के साथ भी, एक क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड होती है तो वो क्वांटिटी वैसे ही बन जाती है। संगत का असर बुरा होता है ना, कहते हैं लोग, वही ये चीज है। अगर संगत अच्छी मिलती है तो सब अच्छा होता है, अगर संगत बुरी होती है तो फिर आप बिगड़ भी जाते हो। तो वही चीज है, साइंस है। साइंस के अंदर भी ये चीज क्या होती है, एक क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड होती है तो वो क्वांटिटी वैसी ही बन जाती है। दैट्स अ मोमेंटम, ये मोमेंटम कहलाता है। अब आपसे न्यूमेरिकल आ सकता है कि भाई देखो मास दे देगा, v दे देगा, और आपसे पूछ लेगा मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से देगा। या मास दे देगा, p दे देगा, और v पूछ लेगा। अब जल्दी से मुझे बताओ मोमेंटम की यूनिट क्या बनेगी, जल्दी से बताओ। यूनिट, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या बनी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट देखो आप, यशिका देखो, रटना नहीं है कोई चीज, बहुत चीज आसान है, ठीक है, बहुत चीज आसान है। अगर आपको बेसिक क्वांटिटीज की यूनिट्स पता है, यू कैन इजिली डिराइव द यूनिट बाय योर ओन सेल्फ। यू नॉट टू रिक्वायर टू grasp all the units, because if you starting grasping the all unit, it is quite burden for you। आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो सकता है। तो बर्डन हमें नहीं पैदा करना, हमें एक सिंपल और लेमन लैंग्वेज में चीज को समझना है और आपको चीजें समझानी है। दैट्स द रीजन, ठीक है। अब मोमेंटम हमने पढ़ा, अब मोमेंटम के बाद अगला हम लोग देखेंगे आपका, ठीक है, मोमेंटम के बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, पार्टिकल रिमेन कंजर्व इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लिया, अभी मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल में देखो क्या हुआ है, अभी मोबाइल है ना, देखो मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या है, अभी इसका मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, जब तक हम इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, अपना एक खुद का मोमेंटम होता है, ठीक है। मोमेंटम होता है, जब तक वो उसके अंदर हम कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। वो लीनियर मोमेंटम होता है। एक लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जो लीनियर मोशन में होता है, मतलब ऐसा मोमेंटम जो कोई एंगल ना फॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम वो होता है जो एक कोई एंगल की फॉर्मेशन करे, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट क्या करता है, जेट इंजन होते हैं, रॉकेट होते हैं,
तो ये क्या होते हैं, हमारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो हमारे रॉकेट होते हैं ये परपुलेट होते हैं। पॉपुलेशन होता है ना रॉकेट, मतलब जैसे उड़ता है रॉकेट, प्रपोलेट होता है रॉकेट, तो आप पता होगा। तो उसके अंदर क्या होता है, जब रॉकेट प्रपोलेट होता है तो बाहर की तरफ क्या लगता है, धुआं निकालता है, इस तरीके से फ्यूल धुआं निकालता है। तो रॉकेट जब प्रपोलेट करता है तो उसके अंदर भी लीनियर ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आपका लगता है। इफ द रॉकेट प्रपोलेट इजेक्टिंग सम गैसेस, ये क्या करता है, कुछ गैसेस क्या करता है, बाहर की तरफ इजेक्ट करता है। देखा होगा जब रॉकेट उड़ता है तो इस तरीके से बाहर से गैसेस निकलती हैं बैक साइड से, ठीक है। वो क्या होती हैं, एक्सेलरेटिंग द रॉकेट अपवर्ड। वो क्या होती हैं, वो जो प्रपोलेट करती हैं वो रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रपोलेट करने में, उसको प्रोसीड करने में मदद करती हैं। तो ये क्या है, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि जल्दी मैं आपको बता दूं, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एप्लीकेशंस देगा एग्जामिनर और आपसे पूछेगा कि इसमें क्या चीज यूज हो रही है, तो आप बताओगे इसके अंदर हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका यूज होता है, ठीक है। दैट्स द रीजन। अब देखो हम आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से। पहले मैं आपको बता दूं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूटन का कौन सा लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन बताता है। न्यूटन का कौन सा लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन बताता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है। सेकंड लॉ जो होता है वो हमें फोर्स की डेफिनेशन बताता है। अब ये कैसे बताता है, ये चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो देखो क्लास क्या होता है, आपको पता होगा कि जो फोर्स होता है, ये आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये सबको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और जो एक्सेलरेशन होता है, कल मैंने जैसे पढ़ाया था ना यशिका आपको और यश आपको, दोनों को पढ़ाया था। आपको मैंने एक चीज समझाई थी एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में ये समझाया था कि ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, बताया था ना। जब क्या होता है, आप में वेग में परिवर्तन बटा समय आता है। जब मैंने आपको बताया ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डीवी बाय dt। जब आप लोग 11th या 12th में, जैसे यशिकांत तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यश ने अगर साइंस साइड से होगा तो उन्होंने पढ़ा होगा। इन्होंने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन होता है डीवी बाय dt। डीवी बाय डीवी मतलब क्या होता है यशिका, ऐसे समझो, डीवी मतलब होता है छोटा चेंज, कोई भी चीज में स्मॉल चेंज होना। मैंने बताया ना, जैसे आपने स्पीड आपकी क्या थी, 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड थी, और आपने क्या करा, रोड खाली देखी तो आपने क्या करी, स्पीड अपनी बढ़ा ली, वो 5 मीटर पर सेकंड कर दी। तो आपने क्या करी, इसमें स्पीड को इंक्रीज करा। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, मेडिकल साइड सर, ओके। हाँ, डेल्टा डेल्टा वी पढ़ा होगा आपने, डिराइव्ड होती है डेल्टा वी, यस, डीवी बाई dt। अब ये चेंज इन वेलोसिटी का कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, नहीं है ना। डीवी बाई dt इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यही होता है ना। अब जब डीवी बाई dt एक्सेलरेशन होता है तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये यूनिट बन गई। समझ में आया, यही देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ नहीं, बस आपसे सिंपल सा पूछेगा कि ये मोमेंटम की परिभाषा या फोर्स की जो यूनिट आई है, ये फॉर्मूला किस न्यूटन के लॉ से आया, तो आपका आंसर होगा न्यूटन के सेकंड लॉ से ये चीज आई। ठीक है, यशिका क्लियर है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, जहां डाउट हो मुझे बता देना। अब न्यूटन का देखो थर्ड लॉ क्या होता है, सबको पता है, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जैसा करोगे वैसा पाओगे, सीधी सी बात ये है। भगवान का लॉ भी इसमें लगता है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। समझ गए, न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को, ये तो पता ही होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपका यही कहता है, व्हेन बोथ इंटरेक्टिंग बॉडीज आर देयर। अब पेपर में ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि रॉकेट का जो प्रपोलेशन होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में एक ही चीज पूछेगा, रॉकेट का जो प्रपोलेशन होता है उसमें न्यूटन का कौन सा लॉ यूज होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है। अभी संडे को ये बिहार कांस्टेबल का पेपर था, ठीक है। अभी संडे को आपका क्या हुआ था, बिहार कांस्टेबल का पेपर हुआ था। मैं आपको पेपर शेयर कर दूंगा,
मैंने जो जो मैक्सिमम चीजें आपको साइंस के पोर्शन में पढ़ाई है वही क्वेश्चन उसके पेपर में पूछी गई है। बिहार कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, संडे को पेपर था, कि इसमें जो न्यूटन का जो रॉकेट प्रपुलेट होता है तो उसमें न्यूटन का कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ये भी बिहार कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, जिस संडे को आपका बिहार कांस्टेबल का पेपर हुआ था अभी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था वट एवर द थिंग्स आई टीच टू यू आई कैन रिलेट दैट थिंग विद द एग्जाम विच इज गोइंग ऑन। मैंने आपको पहले चीज बताई थी, और आपको मैं पेपर्स भी शेयर करूंगा। मुझे भी आरबीआई ग्रेड बी के पेपर भी क्वेश्चन शेयर करने हैं, जैसे मैंने कल बच्चों को बताया था 1 बजे वाली क्लास में। और अभी मैं बिहार कांस्टेबल के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो मैं आई विल शेयर यू द पेपर। ठीक है, यू कैन ट्राई, बिकॉज इफ यू आर go through the paper of the recently which are going to be held, it should be beneficial for you, because you can get what the pattern is followed by the examiner while asking the question from you. देखो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी दोनों ऑप्शन में दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, ठीक है, या तो थर्ड लॉ पूछेगा या तो लीनियर मोमेंटम पूछेगा। ठीक है, वैसे मैक्सिमम टाइम देखा गया कि न्यूटन का थर्ड लॉ पूछता है वो आपके। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, अगर दोनों ऑप्शन यश आएंगे तो इट शुड बी मेंशन बोथ 1 and 2 शुड बी करेक्ट। यश, ओके यश, अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 1 and 2 बोथ मेंशन्ड होगा। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट यू मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है दैट इज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ, दैट रॉकेट पॉपुलेट इट्स वर्किंग ऑन द व्हिच न्यूटन्स लॉ, इट्स वर्किंग इन द लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड्स लॉ। ठीक है, इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, डोंट वरी। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जांपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम देखते हैं इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में ही इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। देखो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स कुछ नहीं, जैसे मोमेंटम क्या बताया था यशिका मैंने, मास इनटू वेलोसिटी। ये टर्मिनोलॉजीज याद रखना, कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें कंफ्यूजन हो जाता है बीच में, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इम्पल्स के बारे में। ठीक है, देखो इम्पल्स क्या होता है हमारा, कुछ नहीं, इम्पल्स के बारे में आपको देखो बहुत सिंपल सी समझाते हैं। ऐसा फोर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे, the large force which act on a body for a short interval। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू टाइम का। आप लोग चैट बॉक्स में देख लेना। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। पहली बात तो अपनी कॉपी में लेमन भाषा में लिखो कि ये क्या होता है, मास फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, देखो ये पीडीएफ तो है ही ये चीज है, लेकिन मैं आपको पहले एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा ना तो आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी। अगर मैं पीपीटी पढ़ दूंगा तो फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में क्लास को। ठीक है, इंटरेक्टिव क्लास नहीं बनती, तो इस तरीके से पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो फोर्स इनटू टाइम का क्या होता है, ये बेसिकली प्रोटेक्ट होता है आपके। ठीक है, अब क्या होता है देखो, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स, बहुत लार्ज फोर्स जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लगे, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। अब देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल, जैसे क्रिकेट तो आप लोग देखते ही होंगे। ठीक है, क्रिकेट में देखो जब भी देखा होगा आप लोगों ने, जब भी जो हमेशा जो फील्डर होता है जब वो कैच करता है, जब वो कैच करता है तो हमेशा देखोगा जो बॉल होती है ना, बॉल बहुत स्पीड से आती है, बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है और बॉल में इतना ज्यादा फोर्स होता है कि अगर इस तरीके से वो एग्जामिनर इस तरीके से, अगर वो आपका जो चेक आपका जो फील्डर है अगर इस तरीके से कैच लेता है तो उसके चोट लगने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो बॉल आ रही है उस बॉल के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स है। ठीक है, और बहुत ज्यादा फोर्स अगर आपके बॉल के अंदर होगा तो उसकी इंजरी होने के चांसेस होते हैं, उसके उस वक्त उसकी उंगली मुड़ जाए, उस वक्त उसके अंगूठे में चोट आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब बेसिकली जब आपका फील्डर कैच लेता है तो व्हाइल द कैचिंग दे कैच द बॉल इन लाइक दिस स्टाइल। You have to see, when you see the cricket match, you have to see the many of the player taking a catch. It's not a style. I don't think it is a style. It's a way to catch the ball in order to protect our fingers or hands from the large effective force. इसका रीजन है, तो इस तरीके से कैच लेता है। जब इस तरीके से कैच लेता है आपके तो क्या होता है, फोर्स क्या होता है, टाइम ज्यादा हो जाता है। जब टाइम ज्यादा लगता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। और फोर्स की वैल्यू अगर कम हो जाती है, फोर्स की वैल्यू अगर कम आ जाती है तो चोट लगने के चांसेस कम होते हैं। दैट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इंपल्स। इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज इंपल्स?
आई थिंक इट इज क्लियर होगा ये इम्पल्स क्या होता है। यशिका क्लियर है? यशिका क्लियर है? तो कॉइन मारने लग गई क्या अभी सही जाके? तो हो गई होगी सर। अरे अभी जल्दी मत सो यशिका, होना नहीं होता। जो ब्रेव होते हैं वो सोते नहीं है ना? ओके, ब्रेव हो ना, ब्रेव सोते नहीं है एकदम। ठीक है, और कब पेपर है सेकंड आपका? आज है पेपर 17? ओके, आज 16 है। चलो ऑल द बेस्ट। हाँ कल है ना, वही तो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना पेपर। ठीक है, जल्दी से पेपर क्वालिफाई करो। और CHSL वगैरह आपका टारगेट था ना शायद, उसको भी क्वालिफाई करना है। और यश आप भी क्वालिफाई करो फटाफट ना, जल्दी से मिठाई खिलाने को खिलाओ मुझे को। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ये इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताएगी यशिका कि इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है? सोच के बताना। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? यशिका सोच के बिल्कुल। यस, डोंट रिटर्न द आंसर, इफ यू आर टाइपिंग जस्ट स्टॉप इट। यशिका बताइए मुझे, वेक्टर और स्केलर? वेक्टर, ये हुई ना बात यशिका। इट्स अ गुड वेक्टर। तुक्का मारा, कंफ्यूज थी थोड़ी सी, कंफ्यूज तो नहीं थी ना? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो कैसी है, वेक्टर क्यों बोली? फोर्स है ना। सारी मैथमेटिक्स लगा दी मैंने, ओह माय गॉड। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स नहीं लगानी है शिका, केवल दिमाग लगाना है इसमें। इम्पल्स किस पे डिपेंड है? इम्पल्स किस पे डिपेंड है? फोर्स पे डिपेंड है। फोर्स कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। इम्पल्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, दैट्स इट। इसकी यूनिट सबको पता है, देखो लिखी हुई है, यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, न्यूटन सेकंड। क्या रटन नहीं पड़ रहा है क्या आपको? रटना नहीं पड़ रहा ना? देखो साइंस रटी नहीं जाती, समझी जाती है पूरी। और ये सब चीजें समझने वाली हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो अब लिखा है ना, फील्डर लोअर इट्स हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। अब विकेट कीपर भी होता है, आपने विकेट कीपर भी देखा होगा। विकेट कीपर जब भी बॉल को इस तरीके से कैच करता है, तो विकेट कीपर हमेशा इस तरीके से स्टाइल लेता है। व्हेन यू सी द ऋषभ पंत, राइट नाउ द ऋषभ पंत इज अ विकेट कीपर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, और व्हेन यू सी द धोनी, धोनी, धोनी भी जब हमेशा taking the catch, or any wicket keeper taking the catch, while they're taking the catch, just put his hand at the backside so that the force takes a lot of time. If that force or ball takes a lot of time, it may not affect the hand of the wicket keeper or any fielder also. That's the main reason. In that case, the impulse is walking. That is the basic about the impulse. So I think it is clear to you कि impulse होता क्या है। यही सारे reasons इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब जैसे आप लोग देखते हो ना कि ट्रेन वगैरह में ट्रेवल करते हो, तो आपके वैगन्स ऑफ अ ट्रेन होता है। जो वैगन्स ऑफ अ ट्रेन होता है प्रोवाइडेड विद बफर, बफर्स होते हैं। बफर्स के अंदर देखे जाते हैं जो वैगन होते हैं आपके। ठीक है, डब्बे वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, डब्बे जो जुड़े होते हैं, तो उसमें आपके क्या होते हैं, आपके बफर लगे होते हैं, टू और वो बफर लगे होते हैं। द टाइम इम्पैक्ट ड्यूरिंग द जर्क डिक्रीज द डैमेज। तो यही चीजें क्या है, इम्पल्स होती हैं आपकी। तो ताकि आपकी जो ट्रेन है बेसिकली बफर लगे होते हैं, ठीक है, ताकि उस पर टाइम ज्यादा लगे, और टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगी, और फोर्स कम लगेगी तो उसके अंदर डैमेज कम आएंगे। मतलब मशीन ही तो है एक प्रकार की, ट्रेन ट्रेन खराब भी हो सकती है। तो इसलिए उसके अंदर क्या होता है, बफर लगा जाता है, क्योंकि बफर क्या होती है, जो हाई हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स होती है उसको एक्सट्रैक्ट कम करता है, और टाइम ज्यादा टेकन होता है आपके। तो ट्रक्स वगैरह में इस तरीके की चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। देखो अगला टॉपिक क्या है, देख लें अगर कोई चीज रह तो नहीं गई। वैसे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। यही इम्पल्स कहलाता है आपके। आप पढ़ोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरी क्लास में हमेशा ना कॉपी पेन लेके बैठा करो। मैं कुछ पॉइंट्स अलग से भी बताता हूँ, आई कैन रिलेट एंड गिव द सम पॉइंट्स टू यू अदर देन। ठीक है, चलो इस बार का मैं यशिका आपको बता देता हूँ। अभी एक करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, ठीक है।
Mesh Rowley, after 25, I conduct a one current affair test for the whole students, whether a student of banking, whether the student of SSC. देखिए एक करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा in which I am putting the question which are coming in your upcoming exams, जो क्वेश्चन में आने वाले हैं, and many of the question maybe you have to getting. ये एक पेपर आपका होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन, आपको टाइम दिया जाएगा, you have to giving a 120 questions. I am giving to you 120 questions and I am giving you a time of 2 hours. आपको 2 घंटे का टाइम एक दिया जाएगा और आपके इसमें 120 क्वेश्चन है दिए जाएंगे, जो अभी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो आपको उसमें क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे। देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई पैटर्न थोड़ा सा कम भी हो जाए। 60 क्वेश्चंस का रखता हूँ वैसे तो, अभी मैंने पैटर्न डिसाइड नहीं करा, बट आपका एग्जाम आफ्टर 25th मैं कंडक्ट कराऊंगा। आई विल कंडक्ट वन एग्जाम ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, नॉट टू वरी बिकॉज करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 120 बेटर है, ओके चलो फिर 120 देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो मैंने कोई पैटर्न डिसाइड नहीं करा, बट ठीक है, हाँ ज्यादा नहीं है 120, कोई नहीं, चलो हमारी ना तुम्हारी, एक काम करते हैं 90 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चन इज अ बेटर ऑप्शन। 100 ही कर ले, 90, चलो 90 कर लेते हैं, 90 बेटर ऑप्शन, ठीक है। 90 बेटर ऑप्शन है क्योंकि हमने एवरेज ले लिया 120 और 60 का, तो हमने सोचा 90 निकाल लेते हैं। एवरेज सबसे बढ़िया तरीका होता है व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ एवरीथिंग, ओके ठीक है। तो चलो 90 क्वेश्चंस का देंगे, ठीक है, बाकी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और रिसेंटली क्वेश्चंस होंगे जनरली, जैसे पद्म भूषण अवार्ड, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, दीज आर द थिंग्स, एंड व्हाट आर द डे सेलिब्रेटेड, है ना। तो ये सब चीजें आपसे क्वेश्चंस होंगे उसमें, मतलब जो आपके अपकमिंग एग्जाम सीएचएसएल में और दुनिया का कोई भी एग्जाम सीजीएल और एमटीएस दोगे आपको उसमें वो मिलेंगे। दैट्स द मेन रीजन आई एम कंडक्टिंग अ टेस्ट फॉर यू। बच्चे कह रहे थे कि सर एक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, कल क्लास में कल बच्चों ने मुझे बोला था, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टू यू, ओके। आप लोग थे नहीं शायद, ठीक है। चलो अब फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है आपका, अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज नथिंग, अपोजिंग फोर्स। आज ये फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो हम लोग रुक नहीं पाते। कल वाली क्लास में थे यश, ओके ओके। एक्चुअली में कल बच्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो अगर आज फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती, तो ना तो हम रुक पाते, ना तो यश रुक पाता, ना तो यशिका रुक पाती। मतलब यशिका की स्कूटी भागती रहती है हमेशा, कोई चीज नहीं होती। तो फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो कोई हमेशा चीज मोशन में रहती। फ्रिक्शन कुछ नहीं होता, जब भी बॉडी आगे की तरफ होती है तो फ्रिक्शन इज नथिंग, फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। क्या होती है यशिका, एक अपोजिंग फोर्स होती है जो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन, जो हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगती है, ठीक है। अगर हमारा मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो अपोजिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगी, दैट इज कॉल्ड द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन होता क्यों, व्हाई इट इज द फ्रिक्शन, इट इज नथिंग, इट्स अ molecular force of attraction। लिखा है ना, the cause of friction is a strong molecular force of attraction between the two surface। जो दो सरफेस हैं, जो दो सतह हैं, उनके बीच में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या है, एक कॉज है। अगर हम चाहते हैं, अगर हमारे मशीन्स के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो मशीन हमारी प्रॉपर काम नहीं करती। जैसे हमारी मिक्सी के अंदर प्रॉपर साउंड नहीं आ रही, प्रॉपर चर्निंग नहीं हो रही चीजों की, या हमारा व्हीकल कचर 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 आवाज कर रहा है, या हमारा डोर है कचर 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 आवाज जा रहा है। क्यों हो रहा है ये आवाज, व्हाई द अनवांटेड साउंड इज प्रोड्यूस्ड, द अनवांटेड साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर ये फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अगर हम इस फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं, तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑयलिंग करते हैं ना यशिका। अगर हमारे दरवाजों में से आवाज निकलती है तो हम लोग बोलते हैं ना, ऑयलिंग कर देते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारे व्हीकल होता है, व्हीकल में जंग खा जाती है, हम लोग ग्रीसिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। या हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं।
असल में इसमें थोड़ा सा कारण कोरोजन का भी होता है। कोरोजन का कारण क्या होता है, बेसिकली आपके जंक लग जाती है। तो जंक में केसेस में भी हम लोग ये सब चीजें स्टेप लेते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है, या तो फिर ये सब स्टेप्स हमें बेसिकली आपके लेने लगते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट क्लास, जस्ट पुट माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग। वेट अ मिनट। ओके, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं आपकी फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाता है, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग। These are the method by which we can reduce the friction in any object. That's the main reason. ये फ्रिक्शन क्लियर हुआ आपको? फ्रिक्शन ये चीज होती है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो, फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव में आती है, ध्यान रखना। अपोजिंग फोर्स है तो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव में होती है। अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन ये कहता है, या लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहलाता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ पॉलिश। ये क्या करता है? फ्रिक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन हमेशा दो बॉडी की सरफेस पे डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी की सरफेस कैसी है और उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस पर ये लिमिटिंग फोर्स डिपेंड करता है। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, क्वेश्चन यशिका ऐसे बनेगा आपके पेपर में कि आपके जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड होता है और किस पे डिपेंड आपका नहीं होता है। तो इस वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पे डिपेंड करता है कि जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में, उनका नेचर कैसा है। जैसे सरफेस कैसी हो सकती है? सरफेस आपकी रफ भी हो सकती है, सरफेस आपकी स्मूथ भी हो सकती है। अगर सरफेस आपकी स्मूथ होगी तो आप इजिली ट्रेवल कर सकते हो। जैसे आपकी रोड है, अगर रोड स्मूथ है, रोड अच्छी होती है, तो कहते हैं ना, यार आराम से हमारा व्हीकल चल रहा है, यार हमारी गाड़ी चल रही है, आराम से हमारी स्कूटी चल रही है, कोई भी चीजें चल रही है। और जैसी कोई गड्ढा आ जाता है तो इतनी तेज गुस्सा आता है, ये गड्ढा कहां से आ गया। तो गड्ढा ज्यादा आ जाता है तो गड्ढा क्या होती है, सरफेस एक रफ हो जाती है, दैट सरफेस बिकम अ रफ। It means the limiting friction is depend upon the nature of the surface, whether the surface is smooth. If the surface is smooth, your motion is smoothly. If the surface is rough, then it is quite difficult to travel in a smoothly motion. That's the main reason. वो surface पे depend करता है। After that, ये हमारा depend करता है आपके दो surface contact में है और opposing force में। अब ये depend आपका करता है कि जो इसमें force लगती है, जो हमेशा जब आप travel करते हो तो हमारा फोर्स जो रखती है वो फोर्स ऑफ रिएक्शन होती है, और हमेशा फोर्स ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। इस तरीके से, जैसे अगर आपका इस तरीके से आपका ट्रेवल कर रहा है, अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी है तो फोर्स की डायरेक्शन आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। इफ यू, आप कोई भी सर्कुलर मोशन में अगर किसी भी चीज की डायरेक्शन को पता लगाते हो, यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट। व्हेनेवर द मोहित सर टीच यू द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मोहित सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते होंगे, व्हेन यू द मोहित सर टीच यू द टॉपिक दैट इज सर्कल, सर्कल के अंदर एक टॉपिक पढ़ाते हैं आपको टेंजेंट्स का। टेंजेंट्स का नाम सुना होगा। टेंजेंट होता है जो सर्किल से सर्किल होता है और उसको टच करती हुई एक रेखा जाती है, इस तरीके से टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होते हैं, सर्किल के इक्वल होते हैं। उन्होंने बताया होगा ऐसा आपको। टेंजेंट एक टॉपिक होता है, टेंजेंट्स के 3-4 फॉर्मूले होते हैं आपके। और ये आपको मैं बता दूं, सर्किल इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। You can ask from, you can take the suggestion, or you can ask from the Mohit sir also. He also suggests you the circle is a very important topic. Definitely 2 or 1 question definitely ask from the circle topic. It's a very 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 important topic. You are the SSC aspirant, I will definitely tell you, go through the topic, you properly read करो। और बहुत आसान है ये शिका, it's a very simple topic। सर्किल के अंदर आपको बेसिक फॉर्मूलेस पता होंगे और ट्रिक्स पता होंगी, you can easily get the topic। अच्छा यशिका, एक क्वेश्चन बताओ सर्किल के बारे में। अगर सेंटर पे एंगल 60 डिग्री का बनता है तो सेगमेंट पे वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? एक प्रॉपर्टी होती है ना सर्किल की, अगर कोई भी सर्किल पे सेंटर पे सेगमेंट से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का है। ओके, ज्योमेट्री चल रही है, ज्योमेट्री में अच्छा अभी आएगा, ज्योमेट्री में अभी सर्किल पढ़ाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं। देखो हमेशा याद रखना, सर्किल के जो सेंटर पे होता है,
हमेशा एंगल जो होता है वो डबल्ड बनता है। अगर कोई भी जैसे टेंजेंट है, इस तरीके से टेंजेंट है, अगर ऊपर इस तरीके से ऊपर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सेंटर पे हमेशा उसका डबल एंगल बनता है। और सेंटर पे अगर 120 डिग्री का बन रहा है तो अदर सेगमेंट उसका आधा बनता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे सर आपको। whenever the sir teach you the circle topic, he will definitely tell you because it's a very important property. With the help of this property you can solve the many questions. You can even also determine the what are the angles is asked from you. Okay, देखो मैं कोई भी चीज रिलेट कर सकता हूँ, आई कैन जम्प एनी सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश पे भी जंप कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज बी अवेयर फॉर इट। ओके, क्लियर हो रहा है? यशिका नींद गायब हुई तुम्हारी? नींद जागते रहो, होना नहीं है। और वैसे मैं आपको बता दूं, इस बार का जो मैंने आपका पेपर सेट किया है जीएस एंड जीए का, ऑल द 25 क्वेश्चन आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स। पहले मैंने बता दिया है, कल ही पेपर मैंने सेट किया है। ऑल द 25 क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स, नो क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस, नो क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, नो क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योग्राफी, ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड देन दीज आर द रीसेंट क्वेश्चंस। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाहिए ना। हर बार हिस्ट्री ज्योग्राफी मिलती रहेगी तो फायदा क्या हुआ, साइंस मिलती रहेगी ना। तो ये कुछ है पैटर्न। चलो, तो ये क्लियर हो रहा है ना सबको? यही चीजें लिखी हुई हैं। अब ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्लास के एरिया पे डिपेंड नहीं करता कि एरिया कितना कवर हो रहा है। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा डिपेंड किससे करता है? सरफेस ऑफ द नेचर। सरफेस है उसका नेचर कैसा है उस पर ये डिपेंड करता है आपके। ठीक है, चलो क्लास, अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये शिका, ये ऑसिलेशंस एंड वेव्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑसिलेशंस एंड वेव्स के बारे में। जैसे मैंने आपको टॉपिक पहले सिलेबस डिस्कस कर दिया था, वो उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो जाग जाओ सब लोग, वो नहीं, पता चला ऑसिलेशन वेव पढ़ लो, वो पढ़ लो। हाँ तुम तो जाग रहे हो, यशिका तो जाग जाए पहले। अरे सर उठी हुई हूँ। अच्छा उठी हुई, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हो तुम हमारी क्लास की, तुम जब जाओगे तो फिर सब सो जाएंगे ना, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। ठीक है, चलो, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, ओके, ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ते हैं। देखो ऑसिलेशन कुछ नहीं है, ऑसिलेशन क्या होता है आपका? देखो ऑसिलेशन पढ़ने से पहले पीरियोडिक मोशन पढ़ते हैं। ये पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मतलब ऐसा मोशन जो अपने को कुछ समय बाद क्या रिपीट करे, जो रिपीट हो। अब जैसे पता है, अब जैसे देखो रिपीट है, जैसे अभी यशिका ने पेपर दिया कल, ठीक है, अब यशिका ने पेपर कल दिया आपका, और अब वो 17 तारीख को दोबारा से फिर से पेपर देगी, फिर 19 को पेपर देगी। तो इसी तरीके से क्या कर रही है वो, अपने मोशंस को क्या कर रही है, या अपने जो हैबिट्स है या उसका जितना भी शेड्यूल है वो उसको क्या कर रही है, टाइम के अकॉर्डिंग वो रिपीट कर रही है बार बार। तो वही चीज क्या होती है, कोई भी मोशन अपने आप को रिपीट करे इटसेल्फ, वही चीज क्या होती है आपकी, ये चीज कहलाती है। अब जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग आपने ली, अब जैसे स्प्रिंग को आपने खींचा, ठीक है, जब तक आपने खींचा तो ठीक है, जब आपने छोड़ा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, तो वो क्या है, पीरियोडिक कहलाता है। ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट्स करे बार बार इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। बट यशिका का मोशन पीरियोडिक नहीं होगा क्योंकि उसके एग्जाम तो खत्म ही हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा एग्जाम चलते रहेंगे। ठीक है, ओके, चलो, अरे मजाक करते हैं, टेंशन मत लिया करो। ओके, अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके, मोशन ऑफ आर्म ऑफ क्लॉक। जो आर्म होती है क्लॉक की, आपने देखा होगा घंटा जो होता है इस तरीके से, वो जो पुरानी वाली घंटियां चलती थी अभी भी, वो क्या होता है, वो रिपीट होता है कुछ समय बाद। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ, जैसे अर्थ होती है, आपको पता है अर्थ क्या होती है, रोटेट करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक टाइम बाद फिर क्या होती है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, इस तरीके से।
ओके ओके, पुरानी मत बोलो मेरे साथ न्यू डिजाइन है। ओके चलो ठीक है। आप ये चीज समझ में आ गई। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका भी मोशन क्या होता है आपका, एक पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या होता है आपका, आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीटेड। ठीक है ओके। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन होता है टू और फ्रो, टू और फ्रो, मतलब इस तरीके से टू और फ्रो मोशन, इस तरीके से टू फ्रो, ट्रू फ्रो, घंटा जो होता है ना घड़ी का, इस तरीके से ट्रू और फ्रो, एक बार इधर गया एक बार इधर गया, एक बार इधर गया एक बार इधर गया, ये ट्रू एंड फ्रो मोशन जो कहलाता है, ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। द पीरियोडिक मोशन विच टेक्स प्लेस ट्रू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स पॉइंट। जैसे घंटा होता है ना, एक फिक्स पॉइंट होता है इस तरीके से, जैसे घड़ी होती है, घड़ी के भी एक फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट के अराउंड एक बार घंटा क्या हुआ, इधर की तरफ गया, राइट साइड गया, एक बार लेफ्ट साइड गया, फिर एक बार अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके की जो ट्रू फ्लो मोशन होता है इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है चलो, अब अगला देखते हैं आपका मोशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। मैंने आपको बताया ना कोई एक लोडेड स्प्रिंग है, से लोड है, लोड स्प्रिंग के ऊपर के एक लोड लगा हुआ है। ठीक है, अब लोड छोड़ा आपने और फिर लोड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया इस तरीके से, तो वो क्या है, वो ऑसिलेटरी मोशन है, ट्रू फ्लोर मोशन। अब क्या होता है देखो क्लास, दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक होती है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। अगर कोई भी चीज, if the particle oscillate which is natural frequency without the help of external periodic force, the oscillation is called damped oscillation। इस तरीके का ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, डैम्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। अब देखो ऐसे समझाता हूँ, डैम्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन आ सकती है। देखो डैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है, कुछ नहीं, दो तरह के ऑसिलेशन होते हैं, एक होता है डैम्ड ऑसिलेशन, एक होता है आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता है जब कोई भी चीज मोशन कर रही है, पीरियोडिक मोशन कर रही है, विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लग रही है, और वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं आपके डैम्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। और जो फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है जिसमें क्या हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स लगती है, और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अपने नहीं करती, एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आपका क्या होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं आपके फोर्स्ड ऑसिलेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन दी जाएगी, बस सबसे सिंपल पूछा जाएगा और कुछ नहीं। अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं एसएचएम की प्रॉपर्टी, इसको एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम क्या होता है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, कोई पेंडुलम है, पेंडुलम आपने लटकाया है, तो उसके अंदर कुछ रीस्टोरिंग फोर्स होती है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, जो ऊपर की तरफ रखती है, रीस्टोरिंग फोर्स इस तरीके होती है, और पेंडुलम इस तरीके से आपका, तो ये चीजें आपकी एसएचएम में कहलाती है। अब देखो एसएचएम की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप देखते हो कि आपका एक पेंडुलम है, ठीक है, जब तक क्या होते हैं मीन पोजीशन पे रहता है, तो मीन पोजीशन क्या होता है, उस पे अगर जैसे कोई पेंडुलम है, पेंडुलम का इस तरीके से लटका हुआ है अपनी मीन पोजीशन में, मीन पोजीशन क्या होती है आपकी, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, और एक होती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, अपनी पोजीशन के अलावा जो होती है वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, इस तरीके से। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये पोजीशन होगी, मेन पोजीशन क्या होगी, इसकी एक एक्चुअल पोजीशन होगी। तो जब पेंडुलम आपका पे रहता है तो उस पे फोर्स क्या होती है, जीरो लगती है। ये प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, जब मीन पोजीशन पे कोई भी पेंडुलम होता है या एसएचएम होता है तो उसकी प्रॉपर्टी लगता है, तो आपका आंसर रहेगा क्या, जीरो होता है। तो फोर्स कितना होता है आपका, जीरो एक्ट करता है आपका। एक मिनट, हाँ ये सब ठीक है, बट उस पे जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो ही होगा। कॉमन सेंस की बात है, देखो ऋषि का कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है। एक बात बताओ, जब हमारा पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे होता है, जैसे चार्जर है, जैसे मान लो पेंडुलम है,
ठीक है, ये क्या है इसकी, एक मिनट, ये निपट गया, ये पेंडुलम है आपका, ये इसकी क्या है, एक इसकी मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस पे फोर्स 0 लग रहा है, और जब ये मीन से इस तरीके से रोटेट होगा, ये पेंडुलम, जो ये वाली पोजीशन कहलाती है, ये पोजीशन कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। फिर ये आएगा पेंडुलम इस तरीके से, फिर ये मीन पोजीशन इधर जाएगा इस तरीके से, फिर इधर आएगा इस तरीके से। ये पेंडुलम इसी तरीके से चलता है ना आपका, ये तो ये मेन पोजीशन पे जब रहता है, ठीक है। ओके, यशिका कह रही है सर इतना मत दिखाओ, हम समझ गए हैं। अब एक्सेलरेशन 0 होगा, एक बार बताओ, जब फोर्स 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ma 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसलिए 0 होगा। क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होती है, यशिका? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, होती है काइनेटिक एनर्जी, और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि v की वैल्यू जब डलेगी, y की मान ली v की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो ये भी डबल हो जाएगी। मतलब आपसे इस केस में ये कंडीशन होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स 0 होता है, और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये कब होता है, जब आपका पेंडुलम मीन पोजीशन पे होता है। अब जब पोजीशन क्या होती है इसकी, एक्सट्रीम पोजीशन होती है, तो जितनी भी चीज, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो क्लियर हुआ यशिका आपको, यशिका क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना? कुछ नहीं यार, देखो एक को याद रखो यशिका, ठीक है, एक चीज को याद रखो, यश अब भी एक चीज को याद रखो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मीन पोजीशन पे मैंने बताया तो मीन पोजीशन के पॉइंट याद करो, और एक्सट्रीम पोजीशन के उसके उल्टे कर दो, ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है आपकी, ये एसएचएम कहलाती है, इसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सब लोग जानते हैं ना सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम होता है जो घड़ी का घंटा होता है, या हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। एक हैवी मास होता है, मेटल बॉब होता है ना, बॉब, वो क्या होता है, एक हैवी मास होता है जो कि सपोर्ट होता है आपके रिजिड सपोर्ट से, सपोर्टेड होता है आपके, इस कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम का आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है आपके, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, हेलो, है ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यशिका ये फॉर्मूला जल्दी से कॉपी में नोट करो। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई, आपने देखा होगा पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि इससे मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाला हूं आपको। 2 पाई, कल पाई डे भी था, परसों सॉरी, आ गया देखो ये, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कर लेना, लिख देता हूं अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब देखो, अब देखो क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द, बताइए, ठीक है, इसी का क्वेश्चन सुनना, if the value of the gravity is 0, if the value of the gravity is 0, then what is the time period of simple pendulum? जल्दी से बताओ, अगर ग्रेविटी की है, then the time period of simple pendulum, सही से देखो यशिका, जी प्रॉपर्ली, तो भाई कैसे हो जाएगा, इन्फिनाइट होगा शिका, इन्फिनाइट होगा। जब भी ट्रिग्नोमेट्री तो सबने पढ़ाई होगी, ट्रिग्नोमेट्री में आपने जब भी किसी के अपॉन में 0 आता है
तो वो अनडिफाइंड होता है या इंफिनिटी होता है। अरे यशिका, जी अपॉन में आ रहा है ना, तो जब जी अपॉन में आ रहा है तो आज से, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री आज से स्टार्ट होगी, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो जी अपॉन में आता है, तो जब देखो यशिका, जब जब भी जीरो में, अपॉन में जीरो आए, तो हमेशा आंसर क्या होता है, अनडिफाइंड या इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब मैं बोलूं लेंथ जीरो हो जाए तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, तब टाइम पीरियड क्या होगा, जीरो हो जाएगा, लेंथ ही नहीं होगी, टाइम पीरियड क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। ऋषिका क्लियर है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब भी याद रखना, जब भी अपॉन में जीरो आए तो हमेशा वो चीज क्या होती है, जब फंक्शन क्या होता है, वो अनडिफाइंड होता है वो फंक्शन। अब आप पता है, जैसे यशिका जैसे अपने घर पे जाती होगी हिमाचल में, ठीक है, तो आप पहाड़ी इलाकों पे जब भी जाते हो, तो आप जब पहाड़ी इलाकों पे जब जाते हो, तो वहां पे क्या होती है, वहां पे ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। जब भी आप क्या होते हो, जब भी आप पहाड़ी इलाकों पे जाते हो, हाइट पे जाते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू द एल्टीट्यूड और हाइट, जब वहां पे ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी डिक्रीज होती चली जाती है। जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये ग्रेविटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब यशिका मुझे बताएगी जब ग्रेविटी डिक्रीज होती है तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान से बताना बिल्कुल। 2 पाई अंडर रूट L/G, ग्रेविटी डिक्रीज, पेंडुलम क्लॉक विल इंक्रीज, टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन है ना, मतलब टी और जी के बीच में इनवर्स रिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि टी ऊपर आ रहा है, जी नीचे आ रहा है। अब ग्रेविटी घटेगी और टाइम पीरियड बढ़ेगा, तभी क्या होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं या हाइट पे होते हैं, वहां पे क्लॉक क्या होती है, थोड़ी स्लो चलती है। ये इसके पीछे रीजन है, धीरे धीरे चलती है क्लॉक। समझ में आया, यही इसका रीजन है। तभी मैं आपको पढ़ाने का मेरा कंसेप्ट यही था, ताकि आपको मैं कंसेप्ट बता सकूंगा। और जल्दी से बताओ, अगर लेंथ इंक्रीज कर दे, ऋषिका अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दे तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। घबराओ नहीं, सही लिखो आंसर, घबराने की बात नहीं है, आपको पता है, सामने आमने सामने, रूट L/G, एल भी सामने, टी भी सामने, दोनों आमने सामने। जब आमने सामने होते हैं तो हमेशा याद रखना, एक चीज बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी, जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात है। और जब ऊपर नीचे होते हैं, इस तरीके से ऊपर नीचे है, दूसरी चीज घटती है, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज घटती है, समझ के ऐसे याद रखना, ये साइंस का फंडा है, इट्स अ फंडा ऑफ साइंस। ठीक है, अब टेम्परेचर, अब देखो यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब टेम्परेचर अगर आपका जैसे बढ़ता है तो टाइम पीरियड पे क्या पड़ेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि एसएचएम क्या है आपका, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये किसकी किस पे डिपेंड करता है, आपसे भी पूछ सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है, टाइम पीरियड वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है आपके। ठीक है, चलो फिर क्लास आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, समझ में आया सबको ना, चलो फिर ओके, थैंक यू, चलो बाय बाय, ठीक है, ऑल द बेस्ट तो यशिका, बढ़िया एग्जाम करना आप लोग, ठीक है, बाय, करते रहो, ठीक है, चलो मिलते हैं कल।
you.